नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। अभी 24 घंटे नहीं हुए थे 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज़ को कि पेशावर हाई कोर्ट ने खड़ाक कर दिया। उस प्रेस रिलीज़ के अंदर हालिया इंतखाबात के नताइज के ऊपर एतमाद का इजहार किया गया था और ये तवक्को जाहिर की गई थी कि इन नताइज के बाद जो मामूली मामलात हैं उनको मुतलका फोरम के ऊपर उठाया जाएगा और अमूमी तौर पर मुल्क जमहूरियत की डगर पर चल निकलेगा। लेकिन आज पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ को मुअत्तल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जो 5-6 सवाल फ्रेम किए हैं इसके अंदर ये देखना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो दूसरा नाम बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्या उनको ये नशिस्तें मिलनी चाहिए थीं। तकरीबन 77 के करीब कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं वो इसके ऊपर दाव पर लगी हुई हैं और 3 सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली के अंदर ये नशिस्तें अगर ये हाई कोर्ट का फ़ैसला ना आता तो मुख्तलिफ जमातों में बट जाती। अब उसने इस बाँट को रोक दिया है, हाउस अमलन नामुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके की एक पिटीशन जो है वो अब लाहौर हाई कोर्ट के पास भी मौजूद है। तो लगता यूँ है कि जिन सीटों पर उम्मीद लगाई बैठी थी वो जमातें जो हाउस के अंदर मौजूद हैं, उनका ख्याल था कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ये हक़ नहीं बनता, उन्होंने लिस्टें अपनी नहीं जमा करवाई, तो अब ये सीटें इनके पास आनी चाहिए। अब वो अमल तातुल का शिकार हो गया है। तो जो उम्मीद ज़ाहिर की जाती है इस निज़ाम के बारे में, उस उम्मीद के बारे में अब सवालिया निशान है। हमारे पास राना सनाउल्लाह खान मौजूद हैं, सदर मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में से, और सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब MKM पाकिस्तान। दोनों जमातें जो हैं वो मुस्तफ़ीद होती अगर पेशावर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला ना आता। उन दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन अब सारा आलम हमें ज्वाइन करेंगे और फैसल करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मौजू हम यही रखेंगे। राना साहब, आपको तो ज़ाहिर परेशानी हुई होगी कि अब एक ऐसा अमल जिसके ज़रिए आपने हाउस मुकम्मल करके उसके बाद सेनेट के इंतखाबात भी साथ लगे हुए हैं, सदर का इंतखाब भी मौजूद है, अब पेशावर हाई कोर्ट ने उस मामले को मुअत्तल कर दिया है, तो अफसोस हुआ आपको, दुख हुआ? नहीं, देखें, ये दुख और अफसोस की बात है नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जब से इलेक्शन हो रहे हैं या हम हिस्सा ले रहे हैं या उसके बारे में सूझबूझ रखते हैं, तो ये हर इलेक्शन के बाद ऐसे ही होता है। हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर गौवा होता है। जीतने वाला जो है वो हुकूमत में चला जाता है, जो हारने वाला है वो एहतजाज पे चला जाता है, और फिर ये ट्रिब्यूनल, ये अदालतें, ये स्टे ऑर्डर्स, ये अमल जो है ये फिर चलता रहता है। तो कभी बैठ के सब ने कभी इस मामले को हल करने की कोशिश नहीं। लेकिन राना साहब, ये धांधली का मामला नहीं है, ये मामला है इलेक्शन कमीशन के उस फैसले का जिसके जरिए ये 77 सीटें आप में और MKM में और पीपल्स पार्टी में को मिलनी थी, JUI समेत। ये उन सीटों का मामला है। धांधली के मामला तो अलग हैं। अब तो हाउस मुकम्मल नहीं है क्योंकि आप ओथ नहीं ले सकते जो आपके मखसूस मेंबरान हैं। चले, हाउस तो खैर मुकम्मल हो चुका है और हाउस अपना काम जो है वो कर रहा है। अगर चंद सीटें जो है वो शामिल हो जाती हैं तब भी ठीक है, नहीं होती तब भी ठीक है। लेकिन बहरहाल ये मामला है तो इलेक्शन से मुतल्लिका मामला ये है कि जहाँ तक इन सीटों का तल्लक है कि ये सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो इस बारे में जो लॉ है बड़ा क्लियर है। और एक कानून के अदना तालिब इल्म के तौर पे लीगली तो ये सीटें जो हैं अज़रूए कानून जो इस वक्त मौजूद है और वो आइनी प्रोविज़न जो इस वक्त मौजूद हैं, ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद को किसी कीमत पे नहीं मिल सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वो जमात है जिसने इस जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया और वो ऑन रिकॉर्ड है। जो जमात जनरल इलेक्शन में हिस्सा ना ले उसे ये सीटें नहीं मिल सकती। लेकिन बहरहाल राना साहब, जो इस वक्त आपके पॉइंट ऑफ व्यू सर आंखों पर, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट के सवालात हैं उनमें से एक बड़ा वाज़ेह सवाल ये भी है, और ये मैं सवाल लेके जा रहा हूँ फैसल सब्ज़वारी साहब के पास, कि क्या इलेक्शन कमीशन आइन और इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह तो नहीं कर रहा। तो सब्ज़वारी साहब, एक मामला ये भी है कि ये सीटें जो हैं इनके ऊपर जो अब PTI कहती है बंदर बांट है, आप लोगों ने आपस में तय कर लिया था और इलेक्शन कमीशन के फैसले ने आपको फ़ायदा पहुंचाया कि हमारे पास आ जाएंगी। इन सीटों को उधर ही जाना चाहिए था जिनकी ये सीटें थीं। आपका क्या ख्याल है? जी शुक्रिया तला साहब। नहीं, मेरे ख्याल में बतौर एक सियासत के तालिब इल्म के, और कोई मुझे भी तकरीबन कोई हो गए 18 साल से ज़्यादा
सूबाई असम्बली और ऐवान बाला में मिला के, तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में नामुनासिब तशरीह है। वजह उसकी ये है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त तरीके से ना करवाने के ऊपर निशान से महरूम किया था, और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होना था, यानी क्योंकि उन्होंने अपने ही जमात के कानून को, आइन को, और फिर इलेक्शन के जो एक्ट हैं उसकी रोगर्दानी की थी, जिसके नतीजे में उनको ये सज़ा मिली कि उनसे निशान नहीं दिया गया, और उसकी सज़ा के तौर के ऊपर इनके पास, पीटीआई के पास रिजर्व सीट्स नहीं आनी थी। अब उसके बाद अगर ये किसी ऐसी पार्लिमानी पार्टी में चले जाते कि जिसके पास ऐवान में कोई एक नशिस्त भी हो जिसने अपने निशान के ऊपर इंतखाबात में हिस्सा लिया हो, तो बात समझ में आती। वरना एक ऐसी जमात कि जिसने इंतखाबात में हिस्सा ही ना लिया हो, जिसकी ऐवान में नुमाइंदगी ही नहीं है, उस पे ये कहें कि जो आज़ाद अरकान हैं पीटीआई के, हम वहाँ चले जाते हैं, तो फिर आप पीटीआई में ही चले जाते हैं जनाब। आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की क्या ज़रूरत पड़ी? पीटीआई एक जमात के तौर के ऊपर तो एग्जिस्ट करती है। तीसरी बात यह है कि देखिए, सलमान अकरम राजा साहब को मैंने सुना कि जी वो सीटों की बंदर बांट और इस तरीके से नहीं दी जा सकती। ये एक इंटरप्रिटेशन है, और ये एक सिचुएशन पे, एक मफरूज़े के ऊपर है। ये भी तो हो सकता है ना कि 10-15 आज़ाद अरकान हो मिसाल के तौर के ऊपर, और उनका एक सर्टन रेशो बनता है 2 सीटों का, 1 सीट का, और वो किसी भी जमात में नहीं जाते, तो क्या वो एक नशिस्त खाली छोड़ दी जाए, या फिर जो पार्लियामान में उसी सूबों की नुमाइंदगी करते हुए उसी तनासुब से जमातें मौजूद हैं उनमें दी जाए? ये तय होना था मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन। और तीसरी बात यह कि इलेक्शन के कवानीन बहुत वाज़ेह तौर के ऊपर कहते हैं कि जब आप कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, आपको उसी आखिरी तारीख से पहले पहले ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जमा करानी होती है, जिसमें आप कोई रद्दो बदल भी नहीं कर सकते। ठीक, तो इसके माने ये हैं कि वो कदगन सब पर है। इन्होंने फहरिस्त ही जमा नहीं कराई। फहरिस्त में इजाफा वो जमातें कर सकती हैं जिनकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए, जिस तरीके से पीएमएलएन की हमने देखा कि पंजाब में कोई ऐसी, आई एम श्योर ये तमाम मामला पेशावर हाई कोर्ट के सामने होंगे। आई एम श्योर ये तमाम मामला उनकी नज़र से गुजरे होंगे। 22 पेज पर मबनी जो फैसला है वो भी उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सवाल फ्रेम किए। अगर मैं ये बहस को किसी और जाविये की तरफ लेके जाऊँ, राना साहब, पेशावर हाई कोर्ट के पिछले फैसलों के ऊपर आपकी जमात को बहुत एतराज़ रहा, दूसरी जमातों ने भी सवाल उठाए, और लगता यूँ है कि पेशावर हाई कोर्ट ऐसे फैसले कर रही है तसलसल के साथ, जिसमें भले पीटीआई के सिंबल की बहाली का मामला हो, ज़मानतों की मनसूखी का मामला हो, या बेल देने का मामला हो 9 मई के केसेस के अंदर, और दर्जनों ऐसे फैसले हैं, तो पीटीआई को फेवर करते हैं। तो ये तसव्वुर उभर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अदालत जो है वो बुनियादी तौर पर इस तमाम निज़ाम के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। ये एक इम्प्रेशन आ रहा है। मैं ज़रा आपका व्यू जानना चाहूँगा। जी, ये इम्प्रेशन जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक फ़ैसला हुआ था जिसे पूरी लीगल फ्रेटर्निटी ने, बरादरी ने ये कहा कि इट अमाउंट्स टू री राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने जो है वो फ़ैसला ऐसा कर दिया कि जी अगर ये होगा तो वोट गिना भी नहीं जाएगा, और आदमी जो है वो डी सीट भी हो जाएगा, और वोट जो है वो गिना भी नहीं जाएगा। तो इसी तरह से जो लाहौर हाई कोर्ट है, वहाँ से भी जो है वो कुछ फ़ैसले ऐसे आते रहे हैं, और वहाँ पे भी जो आला ओहदों पे बैठे साहिबान हैं, उनकी कोई अजीज़दारियाँ और उनकी कोई करीबी रफ़ाकत और कुर्बत जो है वो कुछ ऐसे लोगों से रही है, या उसके बारे में बात होती रही है। तो ये चीज़ें तो हैं, इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं है कि इस किस्म के फ़ैसले जिनको अदरवाइज़ जो है वो इंटरप्रेट किया जा सके, वो लाहौर हाई कोर्ट से भी आए हैं, पेशावर हाई कोर्ट से भी आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आए हैं, और फिर बाद में वो एक मखसूस बेंच जो है जब वो हट गया तो फिर वो फ़ैसले आने बंद भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें तो, लेकिन राना साहब ये एक सेटबैक तो है। देखिए, अगर कोर्ट्स की तरफ से इस किस्म के फैसले आते हैं, और अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर न जाने उस पिटीशन का क्या होता है, अगर उन्होंने हेयरिंग के लिए लगा ली है तो फिर देखते हैं कि अपनी जुरिस्डिक्शन का मामला पहले तय करते हैं, या इसी तरीके से वहाँ पर भी यही सवाल उठाया जाता है। एक सेटबैक तो है, ये जानते हुए कि मसलन आज जो तहकीकाती इदारा है पिल्डैट,
उसने मौजूदा इंतखाबात को ऑलरेडी पिछले तमाम इंतखाबात जो हालिया हुए हैं उसके अंदर सबसे कम नंबर दिए हैं शफाफियत के हवाले से। तो जब ऐसा इंप्रेशन बनता है और आपके पुराने एलाए जिस तरह मौलाना फजल रहमान हैं वो अब तो गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि बुरे तरीके से धांधली हुई है और हम इसको नहीं मानते हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, तो उस निज़ाम के तहत, इस इल्ज़ाम के तहत आपने अब निज़ाम हुकूमत चलाना है, तो इट्स अ बिग चैलेंज कि नहीं? नहीं तो 2013 का इलेक्शन जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक इंक्वायरी कमीशन ने कहा कि नहीं ये सिंपल इरेगुलरिटीज़ थी, कोई इसमें ऐसा जो है वो प्लानिंग धांधली नहीं हुई, कोई पेंशन वगैरह जो है वो नहीं लगे। फिर इल्ज़ाम लगाने वालों ने भी कहा कि हमारा ये सियासी बयानिया था। तो क्या उस वक्त जो शोर मचा वो आज उससे ज़्यादा है? नहीं, उस राना साहब आज उससे ज्यादा है। इतना सदर इस पे बात कर रहा है, नहीं ज्यादा बात कर रही है जी। उस वक्त तो लॉन्ग मार्चेस हो रहे थे, उस वक्त वो आज शोर ज्यादा है। मुझे समझ नहीं आता कि 2013 से कंपेयर करके आप इसको क्या कह रहे हैं कि इतना बड़ा मामला नहीं है? नहीं 2013 में तो लॉन्ग मार्चेस हो रहे थे, 2013 में तो जो है वो धरने हो रहे थे, 2013 में तो मारा मारी हो रही थी इधर अपना इस्लामाबाद में। क्या हो रहा था? पूरा साल जो है वो 2014 का वो इसी मामले में गुजर गया। लेकिन वो तो एस्टैब्लिशमेंट और आपकी लड़ाई हो रही थी ना। आज तो एस्टैब्लिशमेंट आपके साथ मौजूद है, वो एस्टैब्लिशमेंट और आपकी लड़ाई का नतीजा था, उनका ताल्लुक इलेक्शन से कम था। अब तो एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी है, इसके बावजूद भोंचाल है निजाम में, ये बड़ा फर्क है। नहीं देखें, अब इसमें ये है कि ये काम तो अच्छा, उसके बाद 2018 में क्या हुआ? 2018 में फॉर्म 45 और 47 का झगड़ा इसलिए नहीं पड़ा कि फॉर्म 45 तैयार करने से पहले ही जो है वो पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। तो उस वक्त भी हमने सारा कुछ ही जो है वो हर चीज़ सामने रखी, उसके बाद वो RTS का सामने रखा। लेकिन उस वक्त ये लोग क्या कह रहे थे? उसे कह रहे थे कि जी देखें, वो भी एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई थी। कानून है, आइन है। मैं इस पॉइंट को लेबर नहीं करना चाहता, ना ही मैं इस मामले को इसकी अहमियत से ज्यादा बयान करना चाहता हूँ। सेंटर साहब, अगर आप बताइएगा कि इस निज़ाम को पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करना है, जो पुरानी फ्रस्ट्रेशन है उनको निकालने के लिए इस्तेमाल करना है, लेकिन रोज बरोज ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। इज दैट अ इशू आपके लिए या नहीं? नहीं, यकीनन मेरे ख्याल में तो इशू है। वजह उसकी ये भी है कि देखें, इमरान खान साहब किसी भी तरीके से हिद्दत को कम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो हिद्दत को बढ़ा के ही उन्हें ये लगता है कि उन्हें एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट मिला है। वो कितने एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं नहीं है ये हम सब जानते हैं, और मैं शायद इसलिए ज़्यादा थोड़ा सा जानता हूँगा क्योंकि हमें ही फ़ोन करवाते थे वो कि यहाँ वोट देना है और यहाँ ये करना है और सब कुछ है। और मुझे ये बहरहाल एजाज़ कहूँ या क्या कहूँ, लेकिन बहरहाल मैंने उनको सितंबर 2020 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उस वक्त के उनके सामने ही कह दिया था, उनके सारे अकाबरीन के सामने, कि मैं बहालत मजबूरी आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि मैंने जब आपको छोड़ा तो आपने मेरे कारकुनान को गिरफ़्तार करके उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जब उनकी रिहाई के लिए मुझे वापस आना पड़ा। तो वो तो सब हमें पता ही है कि कितने एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के अगर लोग चाहते थे, उन्होंने उनको अक्सरियत में वोट दिया है, तो ठीक है, खान साहब ने उनको गंडापुर साहब से लेकर और मईशत वहाँ की मुजम्मिल असलम साहब तक, या फिर मैं देख रहा हूँ अभी माशाल्लाह से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी शेर अफजल मरवा साहब को चेयरमैन नामजद किया जा रहा है। तो वो उनकी चॉइसेस तो बड़ी क्लियर हैं कि वो इसी तरीके से रहेंगी, और वो कन्फ्रंटेशन को ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, कम नहीं करना चाहेंगे। मुल्क जाए भाड़ में। कभी शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब जो है वो ये तय कर रहे होते हैं कि IMF को हमने सूबे के सरप्लस पैसे नहीं देने, उनको ये शायद भूल जाते हैं कि सूबा पाकिस्तान की एक इकाई है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का वफाक सूबों को वो पैसे देता है नेशनल डिविजिबल पूल में। लेकिन सेंटर साहब, कथा कलामी, अगर वो रखना डालने वाली पॉलिसी पर अमल दरामद कर रहे हैं या अमल पैरा हैं, तो क्या उसमें कामयाब हो रहे हैं या नहीं? बजरिया कोर्ट्स, बजरिया सोशल मीडिया, बजरिया बयानबाजी, बजरिया एक इकाई का वफाक की तरफ रुख करके तोपे दागना। मैं सिर्फ ये मैप करना चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में ये आने वाले दिनों में एक बड़ा इशू बन सकता है नहीं? अपनी नीश को तो वो अट्रैक्ट कर रहे हैं,
लेकिन मेरी कामयाबी से अगर मुल्क मज़ीद मसाइल में घिरे तो वो फिर कामयाबी है या नहीं, ये हर आदमी के सोचने की बात है। मुल्क को प्रॉब्लम्स रहेंगी, मुल्क को अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, और मुल्क की प्रॉब्लम्स के लिए सबको साथ बैठे बगैर कोई चाराकार होगा नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज की पीटीआई साथ बैठना चाहेगी। उन्हें सूट करता है कि वो सामने वाले को गालियां बकें और चोर चोर कहें। ये अलग बात है कि मुझे जितना चोर कह लें, कल मैं पीटीआई में चला जाता हूं तो मुझसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं होगा। राणा साहब, क्या ये दुरुस्त इंप्रेशन है कि असल में लड़ाई इमरान खान की अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी है और ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई? 9 मई सड़कों पर आकर लड़ाई की, उसके बाद जेल में से बैठ के मैनूवर कर रहे हैं, चाहे वो उन अफराद का जिक्र करें जिनका सेनेटर साहब ने किया कि काबीना में कैसे लोग लाए जा रहे हैं, या अपनी बहनों के ज़रिए पैगाम भिजवाएं कि किसी के साथ आपने रिकनसाइल नहीं करना, या सहाफ़ियों के ज़रिए गुफ्तगू करें जिसके अंदर वो वाज़ेह अंदाज से बताएंगे जी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका 9 मई का मुकदमा ख़त्म हो गया था 8 फरवरी को। असल लड़ाई उनकी है और आप समेत दूसरी जमातें बीच में फंसे हुए हैं। ये तज्जिया दुरुस्त होगा? नहीं, ये तजिया जो है वो इस हद तक तो दुरुस्त है कि इमरान खान की लड़ाई है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है कि इमरान खान की लड़ाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से है। इमरान खान की लड़ाई जो है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान की के हर तबके से है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से है, और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से है, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से चाहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट उसका साथ दे। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपोजिशन है, इस अपोजिशन को जो है वो ख़त्म कर दें। वो ये चाहते थे कि मुझे 2018 के इलेक्शन में 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने वोट दिया है, लेकिन जो तमाम पार्टी जिनकी तादाद कोई 12-13 थी जो अपोजिशन में बैठी थी, उनको 2 करोड़ 32 लाख वोट दिए हैं। वो 2 करोड़ 32 लाख लोगों को इस मुल्क से जो है वो फारग करके समुंदर बुर्द जो है ना वो करना चाहते हैं। वो किसी कीमत पे मामले को रिकनसाइल करना नहीं चाहते। और जो मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि ये फ़र्द जो है ये एक फितना है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा, और इस वक्त वो हादसा जो है वो सामने नज़र आ रहा है। अब ये लेकिन टाइम की बात है कि ये हादसा कितनी जल्दी या देर में रोनमा होता है। ये फितना जो है वो लार्जेस्ट पार्टी भी है, उस पार्टी के अरकीन ने आप समेत उल्टाए हैं। आपका फितना वाला लार्जर पार्टी जो है, देखे नहीं उस फितने में अगर आप महंगाई शामिल कर दें, उस फितने में एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो सेंटिमेंट्स है वो शामिल कर दें, साथ थोड़ी सी जो है वो विक्टिम कार्ड शामिल कर दें, तो फिर आप फितरे को कह सकते हैं कि देर कोई लार्जर या उनको थोड़ी सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है। अदरवाइज़ फितना अपनी हैसियत अब या अपनी औकात में उतना ही है जितना उसे होना चाहिए। लेकिन मामला ये है कि वो पूरे मुल्क के साथ हर फर्द और हर जमात और हर तबके के साथ लड़ाई लिए हुए है, और वो किसी कीमत पे जो है वो इस लड़ाई को ख़त्म करने को तैयार नहीं है। तो फिर चारों किनार सबको जो है वो उसके साथ लड़ना पड़ेगा, इसके अलावा तो फिर और कोई चारा ही नहीं है। लेकिन सेनेटर साहब, कोर्ट्स बाज़ जगहों पर, जज साहबान बाज़ जगहों पर उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो राणा साहब की डिस्क्रिप्शन को अगर आप ले लें कि वो फितना है, तो फिर फितने की सुनवाई कोर्ट्स में क्यों है? असल में तला साहब, ये जो प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब का और उस वक्त के जो रियासती अनासर की इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने सारी ही जहतों में रियासत के इन्वेस्टमेंट की, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एवरीवेयर, और वो हमें अदालतों में नजर आई है। नहीं कोई खुदा की पनाह कि कोई सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे होते हैं कि जी आप सड़कों पे क्यों मुजाहरे कर रहे हैं, आप हमारे पास मुकदमा लेकर आ जाइए। यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का ये कह रहा होता था कि जी हमने अगर नादानिस्तगी में कोई गलत फैसला कर लिया और बाद में शऊरी तौर के ऊपर हम उसकी इस्लाह कर सकें, आप मुझे देते हैं ये गुंजाइश कि मैं लाशऊरी तौर के ऊपर कोई गलती कर लूं और बाद में शऊरी तौर के ऊपर इस्लाह कर लूं? आप तो किसी को नहीं देते, आप रीराइट करते रहे कॉन्स्टिट्यूशन इमरान खान साहब को फैसिलिटेट करने के लिए। तो वो तो बाकियात मौजूद हैं। आज प्रॉब्लम ये है, वो उनको फितना नहीं, वो उनको मसीहा समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो बाकियों को इतना, उनसे सुबह शाम पूछ लें जी चोर 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 सारे के सारे जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि वो उनके बारे में ये इससे बड़ी क्या जुल्म है कि वो एंटी स्टैब्लिशमेंट लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके सिपह सालार जो हैं उस वक्त वो उमर अयूब खान साहब हैं। चलिए आप जनरल अयूब के पोते हैं, ये इसमें आपकी कोई गलती नहीं है,
लेकिन कम अज कम आप उनकी उस चीरा दस्तियों का, जो आपके वालिद ने कराची में गोलियां चलाई, फातिमा जिन्ना साहिबा को इलेक्शन जानबूझ के दिखाया गया कि हरा दिया है, उसके बाद उस पर आज तो शर्मसारी का कोई इजहार कर ले, वो उस पर फख्र करते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई बाय चॉइस एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, सॉरी, ये बाय नेचर या बाय आइडियोलॉजी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इस वक्त इन्हें सूट करता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉस्चरिंग, इसलिए ये कर रहे हैं। और जो अदालतों में बैठे हुए हैं वो इनको मसीहा समझते हैं, कहते हैं हाँ जी बाछें खिल जाती हैं, और घर की महफिलों में भी होता है वाह जी वाह आपने इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया, और रिलीफ ना दिया तो मुझसे बात ना करना, ये वाली सूरत हाल है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब हम बात करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, जो सीनियर लीडर हैं और सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप सार आलम साहब तजिया नगार उनके साथ बैठे हुए हैं। पहले तो आपकी जमात को बल्कि तमाम मुल्क को मुबारकबाद मेरे ख्याल में देनी चाहिए कि एक तवील अरसे के बाद, बदकिस्मती से एक तवील अरसे के बाद खुशकिस्मती से एक अच्छा फैसला हुआ, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो अदालती कत्ल है उसके ऊपर अदालत ने वाज़ेह अंदाज से बताया कि प्रोसीजर वॉज नॉट फॉलोड, ही वॉज नॉट गिवन अ फेयर ट्रायल। तो पार्टी में इस वक्त सेंटिमेंट क्या है? वी सॉ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सेंटिमेंट, पार्टी में सेंटिमेंट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 44 साल के बाद शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक इंसाफ मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, अहदेदार तमाम को बड़ी खुशी महसूस, क्योंकि हमने एक तारीख़ को दुरुस्त करना था। और आपने देखा कि आज जो सेंटिमेंट्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, इस तरह तमाम पार्टी के अहदेदार और वर्करों के भी थे। एक और जो है वो एक कुदरती एक अमल आप देखें कि चीज़ है कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट से उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा और उनको आज उस वक्त सुना गया, और आज जब वो उसका फ़ैसला हुआ तो उस पर दस्तखत मेरे ख्याल में जब जरदारी साहब इंशाल्लाह प्रेसिडेंट बनते हैं 2 दिन के बाद, तो उन पर उन्हीं के साइन होंगे। ये भी एक तारीखी मैं समझता हूँ कि एक वो होगा कि वो उस पर साइन करेंगे। एक बहुत अदालत ने एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत एक अच्छा फ़ैसला दिया, और एक तारीख़ थी। मैं समझता हूँ कि इस केस पे कोई भी कहीं पे भी ये रेफरेंस किसी भी केस में नहीं दिया गया कि इस किस्म का है। लेकिन मैं खुद उस हेयरिंग में तकरीबन डेली बेसिस पे, जो हेयरिंग डेली बेसिस के जो भी मैं बैठा, और हमने जब सुन रहे थे जो वहाँ पर आर्गूमेंट्स हो रहे थे, जिस तरीके से सुन रहे थे, तो मतलब है कि साफ नज़र आता है कि यार क्या हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, एक तारीख़ी फ़ैसला मैं समझता हूँ कि है, तारीख़ दुरुस्त हुई है, और हमने एक अदालती कत्ल एक साबित किया कि वाकई शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एक अदालती कत्ल। अब ये एक सियासी आर्गूमेंट या तज्जियाती आर्गूमेंट नहीं, अब ये अदालती आर्गूमेंट बन गया। इसके अलावा अब सर इसकी क्या अहमियत है? मतलब लोग कहते हैं टू लिटिल टू लेट, कथारसिस हो गया, अदालत ने भी कुछ अपना बर्डन शेड कर दिया, तारीख भी दुरुस्त हो गई, लेकिन व्हाट हैज़ चेंज्ड कंसिडरिंग कि अभी पिछले सालों के अंदर किस किस्म के चीफ जस्टिस यहाँ पर से गुजरे हैं और क्या क्या फैसले उन्होंने नहीं किए, तो उनको दुरुस्त करने के लिए फिर 40 साल इंतजार करेंगे क्या? लगता तो ऐसे ही है। देखें, आपने कहा कि तारीख़ी तौर पे ये बड़ा अच्छा फ़ैसला कैथारसिस हो गया। तारीख़ी तौर पे तो वाकई अच्छा फ़ैसला है, और इसमें सारा क्रेडिट जाता है सबसे पहले मैं समझता हूँ इफ्तिखार अहमद को, जो हमारे कलीग हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह से उगलवाया कि हम दबाव में थे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ फांसी का फ़ैसला। उसकी बुनियाद पर फिर दूसरे नंबर पे आसिफ अली जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। हालांकि उनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन उन्होंने रेफरेंस भेजा और सुप्रीम कोर्ट को मौका दिया कि वो अपनी तारीख़ी गलती की इस्लाह कर सके। लेकिन इसमें एक चीज़ हम भूल गए हैं कि इस दौरान 8 चीफ जस्टिस आए इस आला अदलिया में। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस केस को टेकअप करते और इसका फ़ैसला करते। तो ये बहुत बड़ा जो काम है, तारीख़ी काम, ये जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की नसीब में था, और इंशाल्लाह तारीख़ उनको भी इस बात पे याद रखेगी। लेकिन जो आपका सवाल था ना, उसमें बात यह है तला साहब, अगर कोई किसी मुल्क की इलीट, रूलिंग इलीट या ताकतवर इलीट जो है उसमें गैरत का मादा हो, तो वो इस तरह के फ़ैसलों से सबक सीखती है, बहुत सबक सीखती है। पढ़ाया जाता है बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए कि ये था गलत काम और इसको आप और इस तरह फैसले नहीं करते। क्रॉमवेल, आप जी बिल्कुल, आप लंदन तो आप ऐसे ही जाते हैं जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं यहाँ से। किस्मत की आपने बात देखा होगा ना पार्लियामेंट के सामने जो क्रॉमवेल का उन्होंने मुजस्समा गाड़ा हुआ है, वो क्या है? हर बंदा, जब भी हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, वहाँ पार्लियामेंट के करीब से गुजरते हैं, वो मुजस्समा पहले नजर आता है, रिमाइंडर है
कि ये देखें हमने अपनी तारीख को दुरुस्त किया, हमें इतना हौसला है। ये तो बेबी स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है लेकिन बेबी स्टेप है। लेकिन सीखा नहीं हमने, अगर आप रिट्रोस्पेक्टिवली देखें तो मैं तसलसल के साथ हमने ऐसे फैसले अभी भी किए हैं। देखिए मैं सीखा इसको तब कहूँगा जिन्होंने दबाव डाला जजेस पे वो अपनी गलती तस्लीम करें, और अदलिया ने अपने एक फैसले की गलती मानी है, जो नवाज शरीफ को निकाला उन्होंने उसकी गलती तस्लीम करें। बेनज़ीर भुट्टो का केस अभी तक रुका हुआ है, उनका जो कत्ल हुआ उस पर भी कोई वो फैसला करें। फिर बहुत सारी रिपोर्ट्स है, कमीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के बने हुए थे, और उन पे तो मैं समझता हूँ जो दबाव डालने वाले हैं उन्होंने इस मुल्क में जो कुछ किया उसका भी तो कोई हिसाब होना चाहिए। मीडिया जो इस वक्त हमारे सामने है वो क्या कर रहा है, वो भी सीखे कि मीडिया कैसे चलता है। अच्छा, ये सीखने की बात आपने जिक्र किया, दबाव का भी जिक्र किया कुंडी साहब, लेकिन जो पेशावर हाई कोर्ट है वो फिलहाल किसी के दबाव में लगती नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि कल 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर से जो प्रेस रिलीज़ आई, उन्होंने इंतखाबात के ऊपर एतमाद का इजहार किया, इस उम्मीद का इजहार किया कि इसमें से जो भी निज़ाम निकलेगा उसके तहत पाकिस्तान फले फूलेगा। और आज पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया जी कि ये जो आपने मखसूस नशिस्तों के ऊपर बंदर बांट का लफ्ज़ उन्होंने तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो हो रही है इसको रोक दिया जाए। तो ये भी कोर्ट्स हैं जो बज़ाहिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं और स्टैंस ले रही हैं, तो इनको फिर आप अप्रिशिएट करेंगे क्या? देखें, हमने हमेशा अदालतों के जो फैसले पीपल्स पार्टी ने उसको हमेशा एक्सेप्ट किया, तहफ़्फ़ुज़ात होने के बावजूद भी। आज अगर PTI के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट हुआ है, तो क्या हम ये कहना शुरू कर दें कि पेशावर हाई कोर्ट या जो भी उधर जाते हैं उनको रिलीफ मिल जाता है? हम ये नहीं कहेंगे। एक फ़ोरम है उन्होंने वहाँ पे किए, उसके बाद और फोरम भी मौजूद हैं, उस पर भी पहले अगर आप देखें जो सिंबल का था, पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया था, लेकिन उसमें थोड़े वो ये था कि उस जो जज थे मेरे सामने 14 फैसले ऐसे हैं जिसके अंदर पेशावर हाई कोर्ट ने, लेकिन वो ज़बरदस्त रिलीफ जो उसका था वो जज साहब के खुद अपने भाई जो है वो PTI के कैंडिडेट थे, तो उन्होंने शायद में भी कहा भी गया था उस वक्त, लेकिन वो और चीज़ है। लेकिन इसमें यह है कि हम तो नहीं, जो भी फोरम होगा वो जाएंगे उस पर। लेकिन वो देखें जिस PTI ने जिस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए रिज़र्व सीटें मांगी हैं, उसके अपने सरबराह ने अपनी पार्टी पर इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद असी से। तो फिर आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उसको कहना भी नहीं चाहिए, हमें भी डिबेट में फिर, क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है ना। पार्टी तो देखें नाम तो है ना, दुकान का नाम है, पार्लिमानी पार्टी नहीं है वो, दुकान का नाम है, अंदर सौदा है या नहीं है, लेकिन और बात है। इससे तो PTI पार्लियामेंट के बाहर पार्टी है लेकिन अंदर पार्टी नहीं है। नहीं देखो, PTI बाहर पार्टी नहीं है, PTI कोई ओहदेदार मुअत्तल हुआ, उनके जो ओहदेदारान मुअत्तल हुए, लेकिन पार्टी तो एग्जिस्ट करती है। तो ये जो कोर्ट्स कर रही हैं जिसके जरिए राहदारियाँ दी जाती हैं, जितनी राहदारियाँ पेशावर से मिली हैं, मुकदमा पंजाब के अंदर है और ज़मानत के लिए पेशावर जाते हैं, तो ये तो फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुआ, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इसको। देखिए, मुझे एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्यों अप्रिशिएट करना चाहिए? मैं तो प्रो कॉन्स्टिट्यूशन प्रो डेमोक्रेसी हूँ, तो ये जो भी करे ठीक। लेकिन बात ये है कि जो एक सितारा टूटा हुआ है, ये टूटे हुए सितारे हैं इस्टेब्लिशमेंट के, जो आता है शहाब साकिब आता है ना, फिर जलता और बुझ जाता है, ये वो हैं। आप ये बात दुरुस्त कर रहे हैं, इतने फैसले दिए हैं, और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया ये बात करते करते, कि इस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ बनाया है वो उनके गले आ रहा है ना। ठीक, तो क्यों बनाया? जब आप कहते थे, आपको नौकरी से निकलवा दिया गया कि आप ये काम ना करें, आप ये ख़तरनाक काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा, आप पूरी नस्ल को बिगाड़ रहे हैं, आप ये काम ना करें। आपकी नौकरी गई थी कि नहीं गई थी? कितने लोगों की नौकरियां गई, कितनों को नौकरियां नहीं करने दी गई? तो क्यों? इसलिए कि वो बात आज जो समझ आई है, अब सारा कुछ गले पड़ रहा है ना, आके मीडिया भी, जुडिशरी भी, पॉलिटिकल पार्टी भी, तो क्या सबक सीखा? बात फिर आएगी, सबक क्या सीखा? क्या अपने मंजी के नीचे डांग फेरी गई? ये लोग अभी भी बात कहते हैं कि ये जजेस जो हैं, एक बहुत बड़ा ओहदेदार है PTI का इस नई मुंतखब असम्बली के ज़रिए, कहते हैं वो कैंट में रह रहा था जब मफरूर था। अब ये इल्ज़ाम है इसका, आपको कभी तरदीद सुनी है इसकी? सुनिए कभी तरदीद? और फिर एकदम से ज़मानतें मिलना शुरू हो गई, प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया उन लोगों को। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये वो कंपैरिजन नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने ऑर्डर किया कि कत्ल कर दो अहमद रज़ा कसूरी को, और महमूद अली कसूरी मारा गया, ये इल्ज़ाम था ना, कहा नहीं था। यहाँ पे सब कुछ हुआ, जो लोग मुलव्विस हैं, जिनकी कॉल रिकॉर्ड पकड़ी गई, डॉक्यूमेंटेड है, उनके खिलाफ पिछले 10 महीने हो गए हैं 9 मई के हुए हुए।
क्या हुआ, ना करते भाई, आगे चलते। 10 महीने में आपने कुछ किया नहीं, फिर आप कह रहे हैं जी कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया। एडिटोरियल ब्रेक नहीं है, कमर्शियल ब्रेक है, मुझे लेने दीजिए। चलो ठीक है। तो कुंडली साहब, आपने जो पहले बात की ब्रेक से पहले, अबसार ने भी अपने कमेंट्स दिए, उसमें मुझे लगता है कि वो आप ज़रा फिक्रमंद नहीं हैं कि ये निज़ाम के अंदर जिस निज़ाम से तवक्कुआत इतनी वाबस्ता की गई हैं कि ये काम करेगा, पाकिस्तान में मुआशी तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी, उसके अंदर ये उबाल जो है, दैट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इट्स वेरी सीरियस, मैं इससे एग्री करता हूँ। और जब तक इस मुल्क में अदल और इंसाफ नहीं होगा, जब तक आप सज़ा जज़ा नहीं होगी, तो ये चीज़ें नहीं होगी। अभी जब ये अफसार साहब बात कर रहे थे, मुझे बताएं कि वो जो एक वाक़या हुआ था 9 मई को, और आपने, मैंने, इन्होंने, पूरी मीडिया ने, पूरे सियासतदानों ने उसको कंडेम किया, स्टेट ने कंडेम किया, सब कुछ किया। JT बनाई गई, जिनके नाम लिए गए, आज तो वज़ीर आला बन गए। तो 9 मई का बयान किधर गया? कोर कमांडर्स की मीटिंग में कल कहा है कि हम 9 मई को नहीं भूलेंगे, जो परपेट्रेटर्स हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, उनको करारवा की सजा दी जाएगी। देखिए, आपको और मुझे तो नहीं पता ना, हमें तो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी ना, फिर JT बनाई गई थी, और जिसमें टॉप 10 में थे उनमें तो आज चीफ मिनिस्टर बन गए। KB का वज़ीर आला कौन है? क्या किधर नाम था? एब्सकॉन्डर था, इलेक्शन जीत गया, अचानक नमदार हो गया, वज़ीर आला बन गया, और सब कुछ हो गया। फिर तो सवाल तो होगा ना स्टेट से कि यार 9 मई का क्या हुआ आगे? देखो, फ्लिप कर देना, अगर हम थोड़ी सी अमेरिका की मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन ट्रंप के जो मामलात हैं वो भी बड़े संजीदा किस्म के मामलात थे। एट वन पॉइंट वो लगता था कि बिल्कुल फारिग हो गया, उसने इंस्टिगेट किया, इतनी बड़ी इंसरेक्शन करवाई, और आप देख लें सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि आप वोटर्स के बैलेट बॉक्स पे उसका नाम नहीं हटा सकते। सो यू कुड हैव ट्रंप, जिसने अपने निज़ाम पर तारीख में पहला हमला करवाया, वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है। तो कोर्ट बन सकता है, लेकिन मैंडेट के जरिए आ गए ना वापस। तो वो इमरान कहता है तो कि आप इस किस्म के 9 मई के वाक़यात खुदा ना खास्ता सिर्फ आपके सामने एग्जांपल्स 9 मई जैसे वाक़यात करते रहे और आप वापस आते रहे। आपने अच्छी एग्जांपल दी है, लेकिन फ़र्क है एक, उसको एक स्टेट की कोर्ट ने रोका था ट्रंप को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है एक स्टेट की जो कोर्ट है वो तमाम स्टेट्स के बिहाफ पे फैसला नहीं कर सकती, और वो कांग्रेस करेगी। यही पेशावर हाई कोर्ट ने किया है। आज कौमी असम्बली के स्पीकर को हुक्म दिया है। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक स्टेट की जो हाई कोर्ट है या कोर्ट है वो पूरे कौमी जो उनकी कौमी सतह पे कोई फैसला नहीं दे। और ये फैसला सिर्फ कांग्रेस कर, यानी उसने अपनी कांग्रेस या पार्लियामान के वापस भेजा। ये हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि आज आपने कोर कमांडर की मीटिंग का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा अच्छा किया, मुझे तो बड़ी उससे तमानियत महसूस हुई है, मैंने महसूस किया अपने आप को पहले से ज़्यादा। लेकिन बात ये, केस कमज़ोर हो गया, 10 महीने में आप कुछ नहीं कर पाए ना, अब आप जो मर्जी कह लें, अब केस कमज़ोर हो गया। और यही फ़ायदा होता है PTI को, और इसी में लोग एक पैटर्न देखते हैं जिससे लोग ये समझते हैं राइटली और रॉन्गली कि अभी तक PTI को, इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बहुत सपोर्ट हासिल है कि जब जजेस अपनी मर्जी के फैसले कर रहे हों, मीडिया हर जगह मीडिया उनकी सपोर्ट कर रहा हो, निज़ाम उनकी सपोर्ट करो। KP में क्या धांधली नहीं हुई इलेक्शंस में? वो किसने की? एप्सोस के सर्वे के मुताबिक KPK के लोगों का परसेप्शन ये कि KPK में सबसे ज़्यादा धांधली हुई। किसने की? किसने करवाई? क्या आपको नहीं पता? क्या मुझे नहीं पता? क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो छोड़े, बात सिर्फ ये है कि आपने अपना ना सिर्फ हमारे लिए ज़िंदगी ख़राब कर दी है, अपने लिए भी ख़राब कर दी है। तो अब क्या कर सकते हैं? ये तो कौन सा फिर वापस आइए इसके ऊपर। तो इस निज़ाम के अंदर से फ्रिक्शन तो गई नहीं, फिर जहर तो निकला नहीं। अगर सहूलतकारी, जिस तरह अबसार का तजिया मुझे बता रहा है, सहूलतकारी भी किसी लेवल पर जारी है, या अगर टूटा हुआ सितारा है, यानी अपने तय निज़ाम जो है अब उस खड़ाक के अंदर आ गया है जिस खड़ाक का बंदोबस्त किसी और के लिए किया गया था, तो फिर निज़ाम में से तो खैर की खबर नहीं निकलेगी। बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा अगर खैर खबर नहीं होगी। देखें, एक इलेक्शन है, प्रोसेस है, उस पर गुजर गए, इतराज़ात हैं, माजी के इलेक्शन पे भी इतराज़ात थे, अभी भी इतराज़ात हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इतराज़ात हैं, लेकिन हमें इस आगे बढ़ना है। अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इसी तरीके से स्टेटस को में रहेंगे, तो मुल्क कहाँ पे जाएगा? तो आगे बढ़ने के लिए फिर आपको फिर जो माजी है उससे किसी न किसी तरीके से जान छुड़ानी होगी ना। वो इसलिए आपको खींच के दोबारा उसके देखें, उसमें सबसे बड़ी जो है, मैं समझता हूँ कि कसूरवार सियासतदान है। अगर हम एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, हम अपना जो है वो आगे वे फॉर्म मुतयन नहीं करेंगे, तो मतलब हम किससे गिला करेंगे? PTI के अलावा कौन एक टेबल पर नहीं बैठा? आप सारे तो एक टेबल पर हैं। देखें PTI जमातें मैटर करती है। देखें, पिछली दफ़ा भी हमने उस वक्त की हुकूमत की जमातों को, इत्तेहादी जमातों को बिठाया अपोजिशन के साथ। आज अगर उनको एतराज़ है कि ये चीज़ हुई, उसको उसका तरीक़ाकार रोकने का क्या है? पार्लियामेंट है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी है। हम उस चीज़ को रोकेंगे कि कल अगर दोबारा 5 साल बाद इलेक्शन होता है, अगर ये शोर शराबा करेंगे,
हुकूमत तो बिल्स लाएगी, अपने जो जितने भी कानून साजी करते रहेगी, वो रात को आपके पास टीवी प्रोग्राम में PTI वाले आएंगे, वो जी गलत हो गई है। भाई आज मौका है कि आप वो चीज़ें करें जो अगले इलेक्शन में कम से कम उन चीज़ों को रोकें जो आज गलतियाँ हुई हैं। अगर आप नहीं रोकेंगे 5 साल बाद फिर ये रोना धोना होगा। कोई और अफसार साहब जो अंडरमाइन करना चाह रहे हैं इमरान खान इस निज़ाम को, तो उसमें फिर कामयाब हो रहे हैं ना, क्योंकि हर मोड़ के ऊपर एक रखना है, हर मोड़ के ऊपर एक रुकावट है। बिल्कुल कामयाब हो रहे हैं, और वो दूसरों को आउटस्मार्ट नहीं कर रहे। उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो बेवकूफ़ियों पे बेवकूफ़ियाँ किए जा रहे हैं, वो खुद को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और जाहिर है इसका नतीजा तो यही निकलना था जो निकल रहा है। और मुझे आपने फ्रिक्शन की बात की, फ्रिक्शन तो चलेगी, क्योंकि गलतियाँ इतनी कर चुका है पूरा निज़ाम और निज़ाम को चलाने वाले कि मैं हैरान होता हूँ कि इतनी गलतियाँ अफोर्ड कैसे कर लेते हैं, लेकिन कर रहे हैं, बदकिस्मती है हमारी। फजल रहमान साहब भी इतने ही गुस्से में हैं आज, उनकी आवाज़ भी इतनी ही बुलंद है एतराज़ के ज़ाविये से अगर आप देखें, और लगता है कि वो भी रावलपिंडी को सुना रहे हैं। ज़रा मैं आपका तज्जिया चाहूँगा, इट्स नॉट जस्ट वन PTI। कल अख्तर मेंगल साहब मेरे प्रोग्राम के ऊपर थे, वो भी यही बात कर रहे थे। तो बलोचिस्तान से आवाज़ आ रही है, KPK से आवाज़ आ रही है, सिंध के अंदर से अगर आप GDA के पुराने रहनुमा देखें उनकी आवाज़ आ रही है, और PTI तो मौजूद ही है। सो इट्स अ फेयरली लाउड नॉइज दैट यू हियरिंग। देखिए मौलाना साहब जो है वो ज़्यादा शोर शराबा सिंध में कर रहे हैं, इलेक्शन KP में हारे हैं, शोर शराबा सिंध में कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है, पहले सिंध में उन्होंने कितनी सीटें जीती हैं या कितनी हुकूमतें बनाई हैं। अब प्रॉब्लम है कि जिनके साथ बैठे हैं, अगर उनकी बात मान ली जाए कि आप उनके साथ धांधली हुई है, उनके मैंडेट को चुराया गया, तो किसको दिया गया है? उनके को दिया गया जिनके साथ आज सोफों पर बैठे हैं वो, तो उधर जाके एहतजाज करें ना। अब आप अगर मैं एक तजिया को, आप 2002 से 2008 की पार्लियामेंट छोड़ दें, MMA जब बनाई गई थी और क्या कुछ हुआ था जो भी है, उससे पहले और उसके बाद आप JY की सीटें निकाल लें, एवरेज निकाल लें, ये सीटें पहले भी जीते थे जो आज जीते हैं। इस वजह से तवक्कुआत उनकी बहुत ज़्यादा थी। वो बता रहा था कि वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, प्रेसिडेंट भी बनना चाहते थे, और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की सीटें मिला के उनका ख्याल था कि 50 से ऊपर उनकी सीटें होंगी। और KP के चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहते थे, बलोचिस्तान के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, और प्रेसिडेंट, ये 3 चीज़ें उनके पास मौजूद नहीं, चेकलिस्ट में थी। ज़रा आज शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, चलते चलते इस पर भी बात कर लें। तो एक तरफ एक उम्मीद बिल्ड की जा रही है, दूसरी तरफ ये ग्राउंड रियलिटी है। आप तज्जियाती तौर पे किस तरफ स्विंग करेंगे, ग्राउंड रियलिटी की तरफ, या उम्मीद बनाई जा रही है कि निज़ाम सही काम करेगा? देखिए, मेरी उम्मीद, मेरी दुआ है और ख्वाहिश है कि निज़ाम सही काम करना शुरू कर दे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बहुत बिटर हैं। और उसके लिए जो कुंडी साहब ने भी बात की है कि तमाम सियासी जमातों को बैठ के डायलॉग करना चाहिए, नंबर 1, ये एक चीज़, एक हल है सिर्फ, और उसमें PTI नहीं आएगी मुझे ये लगता है, क्योंकि उनका एजेंडा ही और है। और इसी पे फिर मैं वापस जाता हूँ उनके बनाने वालों पर कि हमें तो नज़र आ रहा था, उन्हें क्यों नहीं नज़र आ रहा था। दूसरा बहुत अहम चीज़ ये है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला किया है, इसी तरह की तमाम इदारे अपनी अपनी गलतियों को तस्लीम करें। सज़ा देने का तो इस मुल्क में किसी ताकतवर को आप सोच ही नहीं सकते, और सोचना भी नहीं चाहिए, और मुँह से निकालना भी नहीं चाहिए ये बात। लेकिन कम अज़ कम माने तो सही, आके इदारे तमाम अपनी गलतियाँ माने, सियासतदान भी माने, और फिर आगे चलें। वरना और सियासतदान इकट्ठे बैठ के लेजिस्लेशन करें, कोई कानून में तब्दीली करनी है वो करें, आइन में तब्दीली करनी है वो करें, तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये एक दूसरे को टांग खींचना को हर कोई चाहता है, इस्टेब्लिशमेंट को साथ में ला के दूसरे को मैं गिरा दूं, ऐसे आगे मुल्क नहीं चलेगा। निज़ाम के अंदर से आपको लगता है कि, आपका शुक्रिया अदा करते हुए जुमले मैं कहूँगा कि लगता है कि हर जगह पर एक आग लगी हुई है, और फायर फाइटिंग के ज़रिए निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। इधर कोई मसला होता तो यहाँ पर टैंकर भेज देते हैं, उधर मसला होता है वहाँ पर टैंकर भेज देते हैं। इस तरह निज़ाम नहीं चलते। तो कहीं बैठकर हमें अपनी गलतियाँ भी माननी होंगी, और जब मानेंगे तो फिर अपने मामलात को जांच भी पाएंगे, और जांचने के बाद फिर आप मुस्तकबिल की राह का भी तयन करेंगे। ऐसा होता है नहीं होता, फ़िलहाल तो देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट इसी किस्म की पिटीशन के ऊपर क्या फ़ैसला देती है। इजाज़त चाहते हैं।